नमस्कार, डीडी न्यूज के सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में इस बार के ओलंपिक्स कई मायनों में खास होंगे। 5 से 21 अगस्त तक चलने वाले खेलों का ये महाकुंभ न सिर्फ इसलिए अहम है कि इस बार सबसे बड़ा भारतीय दल इनमें हिस्सा ले रहा है, बल्कि ये खेल अब तक कई विवादों के घेरे में भी रहे हैं। इस खास कार्यक्रम ओलंपिक का सफर में आज हम आपको दिखाएंगे ओलंपिक्स में अब तक का भारत का सफर। साथ ही हम सलाम करेंगे इस दौरान भारत को गौरवान्वित करने वाले चैंपियंस को, और चर्चा उन नामों की भी होगी जो पदक के बेहद करीब पहुंचकर कहीं ना कहीं चूक गए। और इस चर्चा पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेलों की दुनिया के जानकार हरपाल सिंह बेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है हरपाल जी आपका। धन्यवाद। और हरपाल जी के बारे में आपको यह भी बता दूं कि ये 7 ओलंपिक्स कवर कर चुके हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक करते हैं हमारी स्टोरी का, जिसमें भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार वर्ष 1900 में हिस्सा लिया था, जिनमें एकमात्र भारतीय एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। एक समय ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी का दबदबा था और टीम ने 1928 से 1920 के बीच 12 ओलंपिक्स में पदक जीते थे, जिनमें लगातार 6 स्वर्ण समेत कुल 11 पदक शामिल थे। एक नजर डालते हैं ओलंपिक्स की शुरुआत से 1980 तक भारत के प्रदर्शन पर। कलकत्ता में जन्मे नॉर्मन प्रिचर्ड को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत में जन्मा पहला एथलीट माना जाता है। ब्रिटिश माता पिता की संतान प्रिचर्ड ने 1900 के ओलंपिक में 2 रजत पदक जीते। उन्होंने ये पदक 200 मीटर की दौड़ और 200 मीटर की बाधा दौड़ में जीते। हालांकि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में प्रिचर्ड को ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधि बताया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का यही कहना है कि प्रिचर्ड ने भारत की ओर से हिस्सा लिया और भारत के लिए पदक जीते। केडी जाधव पहली बार सुर्खियों में तब आए जब वे 1948 के लंदन ओलंपिक में फ्लाईवेट वर्ग में 6ठे स्थान पर रहे थे। ये भी काबिले तारीफ प्रदर्शन था, क्योंकि उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मैट पर कुश्ती करना बिल्कुल नई बात थी। उन्होंने और मेहनत की और प्रशासनिक बाधाओं और आर्थिक दिक्कतों से पार पाते हुए 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जगह बनाई। वहां उन्होंने कांस्य जीता और वे ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अपनी जीत का स्वर्णिम सिलसिला शुरू किया। भारत ने 28 साल के दौरान लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। टीम ने कुल मिलाकर 11 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था, जिसके बाद से टीम अपने प्रदर्शन के स्तर को इस ऊंचाई तक ले जाने में नाकाम रही। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो 1980 तक का ये सफर स्वर्णिम सफर कहा जाता है भारतीय हॉकी के लिए। बेहद शानदार प्रदर्शन भारतीय हॉकी का था, लेकिन एक नाम जो इस बीच में आता है वो है केडी जाधव का। पहलवान केडी जाधव। हरपाल जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हरपाल जी, हॉकी के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले केडी यादव के बारे में बात कर ली जाए। सुविधाएं उस तरह की नहीं थी, मुश्किल परिस्थितियां थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो करके दिखाया और वो बताया कि हिम्मत और हौसला हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। केडी यादव को लोग भूल चुके थे। ये तो अब कुछ पिछले 10 साल से लोगों को पता चला यादव भी था कोई। आप जितना भी इतिहास देखेंगे या टीवी के आने से पहले कभी यादव का जिक्र ही नहीं हुआ, और बड़ी ही गरीबी में उनके देहांत हुआ। हालांकि वो उनका गोल्ड, उनका ब्रॉन्ज मेडल जीतना मेरे का वो बेटर देन हॉकी। हॉकी टीम गेम थी ना, हॉकी में एस्टेब्लिश थे, और जैसे आपने कहा उनको सुविधा ही नहीं थी। तो जो उस हालात में, जिस हालात में वो गए थे, क्योंकि हॉकी तब तक एस्टेब्लिश हो चुकी थी, हमारी पूरी टीम जाती थी, हमारे प्लेयर बाहर जाते थे, जादव पहली बार गए और उन्होंने उस माहौल में, अब उसके माहौल का मैं जिक्र दिखाऊँ कि जब 60s और 70s और 80s में जब हमारे पहलवान जाते थे, तो जो आधे जब हार जाते थे कहते थे हमें अंग्रेजी नहीं आती। ये बड़ा एक्सक्यूज था। जो भी हमारे प्लेयर इंडिविजुअल गेम में जाते थे, कहते बाद में बोला उनको कोई, भाई अंग्रेजी का और आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का क्या लेन देना। मगर यादव ने इसको कुछ नहीं किया। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर आपको जब भी आप किसी वर्ल्ड अपने भारत के ओलंपिक के इतिहास को कहेंगे और जिसमें मेडलों की बात होगी, गोल्ड मेडल होगा, सिल्वर मेडल होगा, मगर जो यादव का मेडल है वो इट कैन बी वेड इन गोल्ड। मतलब ये बताए जिस कंडीशन में
यादव कमिंग फ्रॉम इतनी हम्बल बैकग्राउंड से आके ओलंपिक्स के हेलसिंकी के ओलंपिक्स में आपने मेडल जीता और ये बता दिया जैसे आपने कहा कि फोकस और अगर आप है डिटर्मिनेशन है आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर जिन हालात में जीता उसका जितना भी उसकी आप कदर करो जितना भी सैल्यूट करें वो कम है। मगर ये अब ये आपको ये पीछे एक दशक से या 15 साल से पता चला कि जादू भी थे, क्योंकि लोग भूल चुके थे क्योंकि हम ग्लैमर के साथ जाते हैं। हॉकी वाज ए ग्लैमरस गेम, उसमें जब जीतते थे तो ये चीज़ें हम सोचते थे। हॉकी में भी अगर उस सफर को देखा जाए तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक आज़ादी से पहले और एक आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद जो खिलाड़ी पहले पाकिस्तान के भी जो कहा जाता है मेरे ख्याल हॉकी को आज़ादी के बाद का करें जी, क्योंकि उसके बाद जबरदस्ती उनके जो 28 से लेके जो 48 तक था उसको उनका में पाकिस्तान का भी हिस्सा था ना जी। 48 से लेके आप 56 तक ले हैं, आपने 3 ओलंपिक जीते और कहीं ना कहीं जो पहचान भारत को चाहिए थी, जो तिरंगा, जो ओलंपिक्स में सब देश आते हैं, जो तिरंगा लोगों ने देखा उनको पता चला कि भारत एक देश है और वहां की एक हॉकी टीम आती है और हर बार स्वर्ण जीत कर जाती है। ये श्रेय तो हमारी हॉकी टीम को। उसमें कोई डाउट नहीं। और देखिए स्पोर्ट्स से हमेशा यूनिफाई किया है आपको, स्पोर्ट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि वो कहना जब भारत का 48 में जब हमारी टीम फुटबॉल की टीम गई थी तो उसमें कई माइनॉरिटीज प्लेयर्स थे, ऑल्दो पाकिस्तान बन चुका था उसी एक साल का, तो पीपल वे सरप्राइज कि इन स्पाइट ऑफ द डिवीजन आपने फिर इतने प्लेयर है। तो स्पोर्ट्स ने हमेशा बॉलीवुड के बाद या बॉलीवुड से पहले भी स्पोर्ट्स हैज बीन यूनिफाइंग फैक्टर। भारत की स्पोर्ट्स में आप रीजनलिज्म कह सकते हैं कि आप दक्षिण है, मगर कम्युनलिज्म कभी नहीं आया। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ जो जिसकी आपको सल्यूट करना पड़ेगा भारत की इसमें स्पोर्ट्स में कि रीजनलिज्म में आप कई हिस्से कर सकते हैं, मगर कभी कम्युनलिज्म नहीं आया। और खास बात क्या उस समय की जो हॉकी में एक कहना कि आपको कोई ज़्यादा सहूलतें नहीं थी, मगर एक वर्बल एक उसका एक बड़ा उसका था साइड इफेक्ट था आज़ादी का कि आपका पहले तिरंगा आपने आपके जो खेलते थे वो सर्विसेज के आदमी थे, सब ने उनके पेरेंट्स ने या उनके रिश्तेदारों ने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था। और जब वो स्ट्रगल आके आप 48 के बाद आए तो आप फिर यूरोप में खेले, ये नहीं, और उसी उन कॉलोनियल पावर के सामने जीतना एक बहुत ही मजा था। देखिए आपने हमें 200 साल किया, ये हमारे ये रिकॉर्ड है। और वो मोमेंट बिल्कुल खास रहा होगा जब पहली बार जनगणमन और लंदन में जी सबसे बड़ी लंदन। ये चीजें हैं, एक तो आपको यूनिफाई किया, एक आपने उन कॉलोनियल पावर्स को बता दिया कि अगर आपने हमें मौका दिया तो देखिए हम क्या करेंगे। और जैसे आपने कहा सारा देश इकट्ठा था कि जब हॉकी का कमेंट्री होती था जो भी था, अगर देखा जाता था ओलंपिक्स में जब फाइनल होता था तो क्या तहलका मचा था लोगों शहरों में जो रेडियो सुनते थे, तो एक यूनिफाइंग फैक्टर था बड़ा उसका गेम का। तो प्लेयरों का नाम ना लें क्योंकि सारे प्लेयर एक दूसरे थे, हर आदमी ने अपने अपने रोल, केडी सिंह बाबू कह दीजिए या बलबीर सिंह कह दीजिए, दूसरे कह दीजिए, मगर क्लाडियस कह लीजिए, मगर जितने उन प्लेयरों को छोड़िए अगर भारत को एज ए टीम देखें तो इस हॉकी टीम ने इनिशियल स्टेजेस में भारत को यूनिफाई करने में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया और अहम वो सफ़र था 1980 तक का जब भारत हॉकी से मेडल लाया करता था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ सूखा रहा और 1996 में जाके भारत को एक पदक मिला जो टेनिस से आया और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ इंडिविजुअल मेडल्स जीतने का जो भारत ने 1996 से लगातार फिर जीते। लेकिन उसके बीच का जो समय था, उस समय कौन थे हमारे कुछ अच्छे एथलीट जो पदक के बिल्कुल करीब आकर चूक गए, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी ही वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। ए से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, डी से डिफेंस में भी जोश भरते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। Let time stand still. Let time stand still. Let you be you. Let your style be true. Let time stand still. Style is now original, genuine, premium. Style is now India Handloom. People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। निराश्रित महिलाओं को हर महीने पेंशन भी दी गई। इनकी बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, किशोरी शक्ति योजना जैसे कई योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, जिनसे महिलाएं सशक्त और स्वस्थ हो रही हैं। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक्स के दौरान जहां एक और प्रतियोगियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना देखने को मिलती है, तो वहीं मात्र थोड़े से अंतर से पदक चूक जाने की पीड़ा भी देखने को मिलती है। ओलंपिक्स जहां जोश और खुशी की प्रकाशना का प्रतीक है, वहीं निराशा और हताशा की झलक भी दिखाता है। ओलंपिक्स के अब तक के इतिहास में जहां भारत के हिस्से में कई पदक आए हैं, वहीं कई खिलाड़ियों द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद पदक से चूक जाने का दर्द भी है। ये खिलाड़ी भले ही पदक जीतने से मात्र थोड़े से अंतर से चूक गए हों, लेकिन इनके जज्बे और प्रतिभा ने इन्हें निश्चित तौर पर एक चैंपियन साबित किया है। आइए आपको दिखाते हैं ये कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खेलों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और किसी चैंपियन से किसी तरह कम नहीं हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले अगर किसी भारतीय खिलाड़ी का नाम दिमाग में कौंधता है तो वो है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक्स में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर दौड़ के फाइनल में चौथा स्थान हासिल किया। मिल्खा सिंह फोटो फिनिश में कांस्य पदक हासिल करने से 1 सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गए थे। हालांकि इस प्रदर्शन के साथ मिल्खा सिंह ने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जो 41 वर्षों तक कायम रहा। इसके बाद अगर किसी भारतीय खिलाड़ी का नाम जहन में आता है तो वो है पीटी उषा। ट्रैक पर उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा की रफ्तार देखते ही बनती थी और ओलंपिक्स में दौड़ में पदक जीतने की भारी अपेक्षाओं का बोझ लेकर उषा 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में उतरी। 400 मीटर की बाधा दौड़ में उषा 1 सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक जीतने से चूक गई। ओलंपिक पदक के करीब पहुंचकर चूक जाने वाले भारतीय धावकों में अगला नाम गुरबचन सिंह रंधावा का है, जिन्होंने 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में 110 मीटर की बाधा दौड़ के फाइनल में जगह बनाने के बावजूद जरा से अंतर से 5वें स्थान पर रहे। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लिम्बा राम से सबको स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, क्योंकि ओलंपिक से ठीक पहले लिम्बा राम ने 30 मीटर तीरंदाजी स्पर्धा में जापान के तीरंदाज के साथ संयुक्त रूप से विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। लेकिन कांस्य पदक के मुकाबले में लिम्बा राम मात्र 1 अंक से चूक गए। केरल के लंबी कूद के खिलाड़ी टीसी योहानन का 8.07 मीटर का एशियाई रिकॉर्ड लगभग 23 वर्षों तक बरकरार रहा, लेकिन 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में योहानन सिर्फ 7.67 मीटर लंबी कूद ही लगा पाए, जो उनके अपने एशियाई रिकॉर्ड से भी कम थी।
भारत जैसे विशाल देश का ओलंपिक्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों पर अपेक्षाओं का भारी बोझ होता है। शुरू से पदक का सूखा देखने वाले भारत से जाने वाले हर खिलाड़ी से पदक की इतनी उम्मीदें हो जाती हैं जो कई बार खिलाड़ी पर गैर जरूरी दबाव का कारण भी बन जाती हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी चाहे वो पदक जीत सकें या नहीं, देश का गौरव बढ़ाते हैं और हर कोई एक चैंपियन होता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो दबाव जरूर होता है इन खिलाड़ियों पर, लेकिन इनका प्रदर्शन ही इनको बेहतर बनाता है। और हरपाल जी, कभी कभी सेकंड का 100वां हिस्सा बहुत मैटर करता है और इतिहास में आप अपना नाम दर्ज करने से चूक जाते हैं। तेजिंदर, जितने भी आप नाम लिए उसमें एक नाम और भी ऐड करिए, श्री राम सिंह मॉन्ट्रियल में बहुत ज़बरदस्त। उसका तो खैर मेरे ख्याल, क्योंकि वो भी भीड़ में खो गए, उनका जो प्रदर्शन था वो ये कह रहे थे कि कोचिज़ की वजह या कुछ लास्ट मिनट में ही स्ट्रेच लॉन्ग डिस्टेंस में लास्ट होम स्ट्रेच में कुछ गड़बड़ हो गया उनका, अदरवाइज वही बस विनर। मेडल कहते थे कि गोल्ड मेडल के विनर थे वो। श्री राम सिंह का इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन था। और जितनों की आपने बताई बात, इसलिए वो नाम में आया कि हम का इतना अभाव था मेडल का कि दुनिया में और कोई आपको याद नहीं करेगा। चौथे नंबर पर तो कोई बात ही नहीं करता। मैं आपको ये बता दूं, जब भारत ने 1900 म्यूनिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो हॉकी टीम छुप के आई थी जी कि हमें कोई पिटाई ना हो जाए हमारी, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल कुछ आप तो कहते हैं अगर हम ब्राउन या चौथे नंबर पे आएंगे तो इतिहास रच दिया। ब्रॉन्ज मेडल जीत के जब आए थे छुप गए थे, और ये इंडिविजुअल प्लेयर थे, इन्होंने क्योंकि किसी ने जीता नहीं था तो हम कहते सो फार सो नियर। मगर आप याद करिए, इतनी इस वर्ल्ड के लेवल में इतना ही डिफरेंस होता है। मतलब आईएएस में अगर आप एक नंबर से फेल तो फेल ही हो गए भाई साहब। वो आप बाद में रोते रही साहब मैंने इंटरव्यू में ये गड़बड़ हो गया तो हो गया। ये जितने भी नाम हैं, इसलिए हमें याद है कि हम डिप्राइव्ड से। मगर एक और इंटरेस्टिंग बात है, इनमें से ज्यादातर फौजी थे, लोअर मिडिल क्लास के थे, अपनी क्षमता से ऊपर आए थे। मिल्खा सिंह, वो पार्टीशन का उनके पास ट्रॉमा था। उसके बाद गुरचरण सिंह रंधावा आर्मी के थे, श्री राम सिंह आर्मी के थे, योहानन आर्मी के थे, पीटी उषा बड़ी हम्बल बैकग्राउंड में से थी। इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको आप कह सकें कि बड़ी ऊंची मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, देवर लोअर इवन लोअर से थे। ये अपने बलबूते पे आते। इन सब का एक बड़ा जो जिसके लिए भारत को गौरवान्वित होना चाहिए कि ये जितने भी नाम लिए आपने सब अपने बलबूते पे आए। बिल्कुल, इनका कोई ऐसा नहीं था, कोई देने वाला पुश नहीं था। ठीक है, आर्मी वाले हेल्प करते थे, मगर वो उतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी कि यूरोपियन को मिलती थी। तो इन लोगों ने जो कर दिखाया वो मेरे ख्याल आप जो ये देवर टॉर्च भेज रहे कि अगर हम उन कंडीशन में ऐसा कर सकते थे, फिर चौथे पे आ सकता, छठे पे आ सकता, तो तुम क्यों नहीं आ सकते? तो उसका ये फायदा है। और यही जो है वो आगे बढ़ाता है, बाकी लोगों को प्रेरणा का स्रोत भी बनता है कहीं ना कहीं। आज जो खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं, और उसके बाद 1996 के बाद हमने देखा कि इंडिविजुअल गेम्स में हमारा प्रदर्शन कुछ अच्छा होने लगा, धीरे धीरे हमारे पास पदक आने लगे। कहां से आए वो पदक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम यूं गए यूं आए। आप रहिए डीडी न्यूज के साथ। सी से सिटी हो या डी से डिफेंस, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह अपना आयकर रिटर्न फाइल करना ना भूलें। आखिरी तारीख 31 जुलाई 2016। साहब जी, ये हमारा जॉब कार्ड, ये हमारे काम की अर्जी। ठीक है। पावती तो दीजिए। अरे हम पे भरोसा नहीं है क्या? बात नियम की है साहब जी। पावती नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि 15 दिन के भीतर हमको काम मिला कि नहीं मिला? और अगर हमको 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो फिर हमें बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा, बताइए जरा। अच्छा रुको देता हूँ। महात्मा गांधी नरेगा, हक ग्रामीण का, विकास गाँव का। अब ठीक है।
लो अम्मा, तुम्हारे लिए लाठी। जिंदगी में घटे किसी हादसे का मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान जाए, यही मानना है गायत्री का। एक हादसे में मैंने अपना पति तो खोया, मगर हिम्मत नहीं हारी। मुसीबत की इस घड़ी में मेरी मददगार बनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। योजना के तहत 40 से 79 साल तक की बीपीएल विधवाओं को 300 रुपए महीना पेंशन दी जाती है। जिंदगी अब हारेगी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1980 में मॉस्को में ओलंपिक्स में हॉकी में पदक जीतने के बाद 1996 तक भारत ने 16 साल तक कोई पदक नहीं जीता और इस सूखे को भारत ने 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स में भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक के साथ खत्म किया। हरपाल जी, वो एक पदक था, उसके बाद धीरे धीरे जो पदक हमारे पास आने लगे, कन्नम मल्लेश्वरी का आया, फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर जीता, पहला इंडिविजुअल सिल्वर, और उसके बाद अभिनव बिंद्रा का गोल्ड, और फिर हमने पिछली बार तो 6 पदक जीते। तो धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। जितने ये मेडल आए, ये मैं अब ब्रैग तो नहीं कर सकता, सब ने मैंने सबको देखा। अटलांटा में पेस को जीते देखा, कमलेश्वरी को सिडनी में जीता। सबसे पहले तो मैं वही जानना चाहूंगा कि वो कैसी उस समय कॉन्फिडेंस, देखिए माहौल था। माहौल तो खैर बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि हम मेडल जीत सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। ये तो आप बाद में कहानियां बन जाती थी। जब तक मेडल हाथ में नहीं आया किसी को ये भी नहीं था जीतेंगे। और बाद में कहते कि हमें पता था, ये नहीं होगा कि जब लिएंडर पेस खेल रहा था लिएंडर में से कि मुझे पता था, बाकी लोगों को नहीं पता। तो कई तो मैच भी देखने नहीं आते थे कि या तो हार ही जाना है। तो ये तो सेल्फ बिलीफ लिएंडर ने शुरू करी, फिर सिडनी में वेट लिफ्टिंग में जब जीता, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए, राज्यवर्धन राठौड़ जीते, अभिनव बिंद्रा जीते। तो एक तो ये हुआ कि जितना एक्सपोजर मिला लोगों को, बाहर जाकर एक वहम जो फैला रखा था हमने कि अंग्रेजी बोलना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि जिसको भी बोलते थे कहते हमें अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। तो कईयों को बोला गया तो आप तो हाउ आर यू तो कह सकते हो, गुड मॉर्निंग कह सकते हो, बाकी मंगोलिया वगैरह वालों को तो ये भी नहीं पता, वो आके जीत जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस एक्सपोजर मिला। एक चीज और भी साथ में हुई, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ओलंपिक्स में, अब खिलाड़ियों के दिमाग में ये आ गया कि हम पदक नहीं, अब तो मजाक बनता है अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। देखिए हम जो मर्जी कह लें, अब लोग पहले ये कहते हैं कितना पैसा खर्च हुआ है, देखिए बताइए कि करोड़ रुपये खर्चा भैया क्या है, ये बड़ा फर्क पड़ा है। हालांकि होना नहीं चाहिए, मगर आदमी हिसाब मांगता है और आपने बार रेज कर दिए। आप ऐसा नहीं है, अगर कोई आप अगर शूटर से उम्मीद कर रहे हैं तो गलत नहीं करे कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। अगर आज आप मिक्स डबल्स में साइनिया मिर्जा से उम्मीद कर रहे हैं या बोपन्ना से कर रहे हैं तो गलत उम्मीद नहीं, हवाबाजी की उम्मीद। इसमें जिस का पैर अगर आपने 10 एक मेडल का रखा है, वो 10 मेडल आए या ना आए, मगर कोई हवाई मेडल नहीं है। ये नहीं है कि साहब आपने बैठे बैठे चलो इसको दे, तुक्के में नहीं है। वो मेडल गिन के रखे गए हैं कि आएंगे या नहीं आए, दैट इज एनी डे क्या है। तो जो 10 मेडल कोई कहता है वो गलत नहीं कहता। आप बोलते हैं मजाक होता है, पहले हमें 2 मेडल से नहीं, अगर उसमें कहते हैं कि साइना नेहवाल हो सकता है, क्यों नहीं हुआ है। इसी तरीके से आप बॉक्सिंग में उम्मीद है, आपको रेसलिंग में उम्मीद है। अब 10 में किसी ने नहीं कहा कि 10 गोल्ड जीतेंगे, उन्होंने कहा 10 मेडल आएंगे। और ये 10 मेडल जो हैं, जो एनालाइज किए गए हैं, जेन्युइन है, क्योंकि लोग जिस तरीके का परफॉर्मेंस शूटर्स का है, अगर वो परफॉर्मेंस और उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करें, जो परफॉर्मेंस किया उन्होंने, अगर उसको अपने लेवल पे ले आएंगे, अपने लेवल का मतलब अच्छा लेवल जो उनका अपना है, तो आपका मेडल श्योर है। इतना लेवल आपका बढ़ चुका है। तो अगर वो अपने लेवल पे नहीं, मतलब गिरे ना मेडल से, लेवल ये नहीं है कि उसने गिर के तो इस बार हम आखिरी टेक आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जिस तरीके से है, अगर डोपिंग वोपिंग का चक्कर निकाल दीजिए तो जो 6 मेडल हैं, 6 तो हम रखने चाहिए, 6 से ऊपर हो सकते हैं, मगर आप इतना भी ना जाएं कि बीच में नहीं, बिटवीन 6 to 10 वेरी रियलिस्टिक। ये नहीं कि स्वर्ण मैं नहीं कह सकता शायद 10 ही कांसे ही हों, अलग बात है, मगर 6 से 10 तक ये रियलिस्टिक है। अगर नहीं होता तो समथिंग इज रॉन्ग। जी, तो उम्मीद जरूर है कि 6 से 10 पदक तक इस बार हम जीत पाएंगे। हर कोई यही बात कह रहा है। हरपाल जी ने भी कहा कि 6 से 10 पदक जीत सकते हैं। रंग कौन सा होगा ये कहना मुश्किल है। उम्मीद क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने ही पिछले प्रदर्शन से उम्मीदें बढ़ाई हैं, लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ी हैं। उन्होंने अपने प्रदर्शन से ये बताया है कि हाँ, कुछ भी हासिल करना अब नामुमकिन नहीं है। तो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ वक्त हो गया है इस प्रोग्राम में आपसे विदा लेने का। हरपाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल शाम 7 बजे फिर से हम हाजिर होंगे अपना ये खास शो लेकर, और कल हम चर्चा करेंगे हॉकी की। तो देखना ना भूलिएगा कल शाम 7 बजे ओलंपिक्स का सफर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।